हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 4, जहां पर बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813। यही वो एक्ट है जिसे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत कहा जाता है। और ऐसा क्या हुआ था इस एक्ट के दौरान कि इसे मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत कहा जा रहा है। आज के सेशन में समझेंगे क्या इसके स्पेशल प्रोविजन थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को विदाउट एनी डिले। वेरी फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फॉर पर्सनल डाउट्स, योर करियर रिलेटेड डाउट्स, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट। तो चलिए देखिए, इस सेशन में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट आया क्यों और क्या बदलाव लेकर के आया। उसके बाद में आपसे ये भी बात करूंगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है। सो हम लोग प्रॉपर नोट्स की भी बात आज करने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। रोड मैप आपको बता देती हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली, जो अकेला जो बिजनेस करता था ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, उसकी मोनोपोली मतलब एक छत्र जो राज था वो इसने खत्म कर दिया। इस एक्ट ने क्यों खत्म कर दिया, क्या हुआ था, बात करेंगे। यही वो एक्ट था जिसने इंडिया में मिशनरी स्कूल के दरवाजे खोल दिए। तो जो आप अपने आसपास मिशनरी स्कूल देखते हैं उसकी शुरुआत इसी एक्ट से हुई थी। यहीं से पहली बार एक ग्रांट रिलीज की गई थी। कितनी की वो ग्रांट थी, क्या हुआ, ग्रांट मतलब कि अनुदान। शिक्षा के लिए पहली बार इंडिया को अनुदान दिया गया था। कितना वो था, क्या उसका यूज कर पाए, उन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या रिलेवेंस है एंड रैपिड रिवीजन लास्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द एक्ट। ये जो एक्ट है, ओके, चार्टर एक्ट 1813, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, लिख लेना वहां पर, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं। अब थोड़ी सी मेरी एक स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी, तभी जाकर के बात आगे बन पाएगी। देखो, मैं आप लोगों के सामने फटाफट फैक्ट लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप जो है रीजन है ना, कारण क्या था उसका, और फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है, क्या प्रभाव हुए, पर कारण तो पता चले उसका। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है ताकि आगे आने वाले जितने भी एक्ट हैं वो यहाँ से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहली चीज आप सभी लोग जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ है ना, क्वीन एलिजाबेथ जो है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में इस्टेब्लिश हुई, है ना, फॉर्म हुई, आप लिखिए फॉर्म हुई, 1600 में फॉर्म हुई, है ना। और इंडिया के कहा, सूरत में 1613 में इन्होंने इस्टेब्लिश की अपनी एक फैक्ट्री। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, इंडिया में बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी छूट थी और कोई कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस नहीं करती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अपना सारा बिजनेस चलाना, रॉ मटेरियल लेना, चीजों को बनाना और महंगे दामों में यहीं पर बेचना, ये इनका काम था। फिर चार्टर एक्ट 1813 की बात इससे कैसे रिलेटेड है,
इसको जरा समझना। आप सभी जानते हैं कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में जानते हैं। ओके, सो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना होगा आपने, लिख भी लो वहां पर एक बार, नेपोलियन। ये जस्ट मैं इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट 1806 से लेकर के 1815 के आसपास यूरोप में लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर्स की, और नेपोलियन बोनापार्ट को लग गया कि हम ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते, तो फिर इनसे जीतने का तरीका क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोल दिया कि ब्रिटेन से हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या समझे कि ब्रिटेन यूरोप में जाकर के अपना सामान बेचता था। वो एक यूरोप बहुत बड़ा मार्केट था ब्रिटेन के लिए। ओके, अब हुआ क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने बोल दिया कि भाई हमारे कोस्टल एरिया पर आपके कोई जहाज नहीं आएंगे, हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो उनका सामान तो धरा का धरा रह गया। किसका? ब्रिटेन वालों का। अब ब्रिटेन के जो बिजनेसमैन थे वो कहने लगे हम कहाँ जाएं बिजनेस करने के लिए। ओके, तो और ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने इंडिया में बढ़िया बिजनेस चला रही थी, समझे बात को। तो ये कहानी है। अब बात क्या हुई, जो बिजनेस यूरोप में करते थे मर्चेंट, ब्रिटेन के जो मर्चेंट थे, लिखो वहां पर, ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे भैया, हमारा सामान तो खराब हो रहा है रखा रखा। उन्होंने पार्लियामेंट में, कौन सी पार्लियामेंट, ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट में बोला टू ओपन डोर ऑफ इंडिया फॉर अदर बिजनेसमैन्स। ठीक है, उन्होंने बोला भाई हम भी तो बिजनेसमैन हैं, हमारे लिए भी आप इंडिया के डोर ओपन करो। क्वीन एलिजाबेथ ने तो क्या कह दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप इंडिया आपको वहां पर बिजनेस करना है। बाकी सब जो ब्रिटेन के मर्चेंट थे मेन कहाँ जाते थे, यूरोप पे। यूरोप वालों ने बोल दिया हम नहीं करेंगे आपसे बिजनेस, तो उनका अब सामान धरा का धरा रह रहा है। अब ब्रिटेन के जो दूसरे बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा, ब्रिटेन पार्लियामेंट में दबाव बनाया कि भाई इंडिया में हम भी जाएंगे बिजनेस करने। तब बात आती है चार्टर एक्ट की। किसकी बात आती है? चार्टर एक्ट 1813 की। चार्टर एक्ट 1813 ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है ना, बिजनेस मोनोपोली इंडिया में खत्म। मतलब कि दूसरे बिजनेसमैन भी अब इंडिया में आएंगे और बिजनेस करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो चार्टर एक्ट 1813 है ना, ये सेकेंड चार्टर एक्ट था। इसके पहले एक चार्टर एक्ट और आया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्या है कि जब कोई बिजनेस करने के लिए इधर पर आएगा, हमारे इंडिया के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, तो क्योंकि उनकी इमेज खराब ना हो तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम बिजनेस के लिए तो भेज रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया के लोग एजुकेटेड भी हो। हम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हम आपको उठाना भी चाहते हैं, आपका उत्थान भी करना चाहते हैं, तो हम आपको शिक्षित भी करेंगे। बस ये उनका ड्यूअल फेस था, दिखाने के लिए कि नहीं भाई बिजनेस नहीं, हम तो आपके लिए अच्छा भी चाहते हैं, तो हम आपको एजुकेट भी करेंगे। इसलिए ये बात चार्टर एक्ट 1813 में निकल करके आती है। इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी? अगर क्लियर हो गई है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। ये फ्लो लाइन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तमाम तरह के फैक्ट्स ला करके जोड़ने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब ये आपको कहानी समझ में आ गई। अब चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ी सी एक बात ये और समझ लो कि सबसे पहला जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था ना, फर्स्ट चार्टर, आपको ये ना लगे कि पहला ही चार्टर एक्ट है,
फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आया था वो 1793 में आया था बच्चों, और ये बिजनेस की पूरी आजादी ईआईसी को देता था। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो कि पहला ये आया था और इसका प्रोविजन ये था कि हर 20 ईयर में ये रिन्यू होता था। ये रिन्यू होता था 20 साल बाद। तो बताओ इसके बाद 20 साल बाद कब आएगा? तो सेकंड चार्टर एक्ट आया कब? 1813 में आया। ठीक है, इसके बाद और भी चार्टर एक्ट आए, थर्ड चार्टर एक्ट भी आया। ठीक है, थर्ड चार्टर एक्ट भी आया, जो कि कब आएगा? इसके 20 साल बाद 1833 में भी आया। पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरोप के रास्ते बंद हो गए, इंडिया में बाकी ब्रिटेन के बाकी बिजनेसमैन को आना था, इसलिए अब इसमें बहाना बनाया गया कि हम सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हम एजुकेशन भी देंगे। जहां से भाई हम बिजनेस ले रहे हैं, हम आपका उत्थान करेंगे, हम आपको एजुकेशन भी देंगे। तो ये मोटी मोटी कहानी थी, इसलिए चार्टर एक्ट 1813 इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ब्रिटेन बोल रहा है कि हम आपकी एजुकेशन को सहारा देंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे। क्लियर है? तो अब आ जाओ अपनी प्रेजेंटेशन पर और बात करते हैं हम। अब आपको ये कहानी समझ में आएगी। रिन्यूड ईआईसी, ईआईसी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर 20 ईयर, 20 साल के लिए हो गया। शिफ्टेड ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडिया, इंडिया पर ब्रिटिश पॉलिसी चेंज हो गई। थोड़ा ज्यादा प्रभाव अब क्राउन का हो गया। क्राउन मतलब कि वहां के राज्य का। क्यों? क्योंकि कंपनी के हक थोड़े कम कर दिए गए, उसकी मोनोपोली कम कर दी गई, एंड दैट इज नोन एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द मॉडर्न एजुकेशन। आगे बढ़ो, वही चीज नेपोलियन वार हुई, ब्रिटिश इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि यूरोप वालों ने बोल दिया हम नहीं करेंगे आपसे बिजनेस, उनका सामान खराब होने लगा। मर्चेंट ने, जो दूसरे मर्चेंट्स थे, उन्होंने डिमांड किया फ्री ट्रेड के लिए। कहां पर? इंडिया में। ओके, प्रेशर टू ओपन इंडियन मार्केट, उस प्रेशर का रिजल्ट ये निकला एंड ऑफ ईआईसी कमर्शियल मोनोपोली। जो एक अकेला ईआईसी बिजनेस करता था, उसको उसकी मोनोपोली कम हो गई इन द सेंस क्या? एंडेड ईआईसी मोनोपोली ऑन ट्रेड जनरली, फोकस ऑल ब्रिटिश मर्चेंट इन इंडिया, सारे ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में आ गए। बस मोनोपोली कहाँ चली? ईआईसी की ट्रेड इन टी, टी में अकेला वो ट्रेड करता था और चाइना के साथ भी वही ट्रेड करता था। ठीक है, तो इंडिया में ब्रिटिश कंपनी का कंपटीशन बढ़ गया और यहीं पर फिर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एजुकेशन के लिए भी अपने हाथ आगे बढ़ाए, दिखावे के लिए ही सही हाथ आगे बढ़ाए। ठीक है, तो यहीं पर क्रिश्चियनिटी लॉबी का एंट्री हुई, मिशनरी स्कूल्स इसी के चलते एंटर हुए। पर्पस क्या था? टू स्प्रेड रिलीजियस बिलीफ, स्प्रेड एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न कल्चर। क्यों? क्योंकि अब सारी इंडस्ट्री इधर आ रही थी अपना सामान बेचने के लिए। ओके, तो उन्हें देखो कंपनी लगाना और कंपनी का सामान बेचने के लिए वैसी सोच के लोग भी तो चाहिए, तो जरूरी था यहाँ के लोगों को एजुकेट करना उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। कितने लोग वो वहां से यहाँ लेकर के आते, राइट? सो ये सोच के साथ एजुकेशन में ब्रिटेन की एंट्री होती है। ओके, सो उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें कहा जो चार्टर एक्ट था उसका सेक्शन 43 था, उसमें एनुअल ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए की एनुअल ग्रांट उन्होंने देने की बात की। फर्स्ट स्टेट फंडिंग फॉर एजुकेशन, प्रमोशन लिटरेचर एंड साइंस, और उसमें लिखा था कि हम लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करेंगे। ओके, रिवाइवल ऑफ लर्न्ड नेटिव्स, नेटिव्स कौन होते हैं? रहने वाले, तो उनको पढ़ाना है, लर्न कराना है। दैट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री। बट अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको नोट्स से समझाना चाहती हूँ। ओके, सो ये हमारे नोट्स हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें दिए हुए थे चार्टर एक्ट 1813 में। सारी कहानी अभी हमको क्लियर है। सबसे पहली चीज, ऑफिशियल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधिकारिक, जस्ट सेकंड, हाँ,
आधिकारिक राज्य उत्तरदायित्व. At the first time, British government officially accepted responsibility for the education of Indian people. तो ये एक्ट था 1813 जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पीपल की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. प्रायर टू दिस, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड लार्जली अवॉइडेड इन्वॉल्वमेंट इन नेटिव एजुकेशन. इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 200 साल से पहले से 200 सालों तक लगभग जिसने राज किया, उसने एजुकेशन को लेकर के कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी. फिर इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन जो था इसकी धारा नंबर 43 में दिया गया था और कहा गया कि 1 लाख रुपए से कम जो है यहाँ पर खर्च नहीं होगा, वो भी एनुअली, मतलब 1 लाख रुपए की ग्रांट दी जाती है. ओके, सो कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड एन एनुअल सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर. ठीक है, तो साहित्य के पुनरुत्थान और सुधार के लिए और स्थानीय विद्वान लोगों को पढ़ने के इंकरेज करने के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की गई थी. इसमें मिशनरी फ्रीडम एंड एक्सपेंशन, फिर मिशनरी स्कूल्स यहाँ पर आए. द एक्ट ग्रांटेड यूरोपियन मिशनरी फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया टू प्रीच क्रिश्चियनिटी and expanded educational facilities. This led to significant influx of missionary society which established school across Bengal, Bombay and Madras. तो क्योंकि वहां पर पोर्ट्स थे तो सबसे पहले मिशनरी स्कूल्स जो बने वो वहीं पर बने हैं. ओके, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में. ठीक है, तो मिशनरी की जो एंट्री हुई किस एक्ट से हुई है? 1813 चार्टर एक्ट. सेकंड, एंग्लिस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. अब देखो यहाँ पर मजे की बात ये है, देखो इस क्लॉज में क्या कहा गया था, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है एक्चुअली में. ये एक्ट में कहा गया यहाँ पर दैट द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, ओके, लर्न्ड नेटिव्स. अब ये तो कहा गया कि साहित्य का पुनरुत्थान करना है इंडिया में, स्थानीय विद्वान लोगों का पुनरुत्थान करना है, उन्हें सिखाना है. पर यहाँ पर क्लियरली ये नहीं किया गया कि कौन सा लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर की इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ के विद्वान की वहां के विद्वान. ठीक है, तो यहाँ पर आकर के बात अटक गई. तो दो धारा निकल गए, दो विचारों के लोग यहाँ से निकल गए जिनको कहते हैं एंग्लिस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. बिकॉज द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई द नेचर और मीडियम ऑफ एजुकेशन, इट ट्रिगर्ड एन आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी. ठीक है, अधिनियम में शिक्षा की प्रकृति या माध्यम निर्दिष्ट नहीं था, इसने एक वैचारिक विवाद को जन्म दिया. प्राच्यविदों ने पारंपरिक भारतीय साहित्य, संस्कृत और अरबी के प्रचार का तर्क दिया. उन्होंने बोला लिटरेचर का उद्धान करना है, तो कौन सा लिटरेचर ये नहीं लिखा. तो ये बोल रहे हैं, ओरिएंटलिस्ट बोल रहे हैं कि इंडियन लिटरेचर की बात हो रही है, और एंग्लिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं, पश्चिमी ज्ञान, फॉरेन लैंग्वेज की बात हो रही है, वेस्टर्न नॉलेज की बात हो रही है. तो ये दो धारा निकल गई. कभी वर्ड आ जाता है एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, कहाँ से ओरिजिन हुए? तो 1813 चार्टर एक्ट से हुए. ओके, नाउ द इंडियन एजुकेशन रिनाउंस, भारतीय शैक्षिक पुनर्जागरण. The arrival of Western idea promoted enlightened Indians like Raja Ram Mohan Rai to establish modern institution. So इसी समय पर जो इंडियन एजुकेशनिस्ट थे वो भी एक्टिव हुए, इन्फ्लुएंस हुए वेस्टर्न आइडिया से, और उन्होंने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया. जैसे कि याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता 1817 में एस्टेब्लिश किया. एंड प्रोवाइडेड वेस्टर्न साइंस एजुकेशन व्हाइल मेंटेनिंग इंडियन डिग्निटी. तो इंडियन डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को राजा राम मोहन रॉय ने प्रमोट किया. ओके, और इस्टेब्लिश किया हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता. ये थोड़े खुले विचारों के थे, इनका मानना था कि नहीं, दूसरे आइडियाज को भी हमें लेना चाहिए अपने कल्चर को प्रिजर्व रखते हुए. ओके, देन फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम, आधुनिक प्रणाली. द पीरियड following the act saw the transition way from purely indigenous format to the
मोर स्ट्रक्चर्ड स्टेट सपोर्टेड फ्रेमवर्क। तो पहली बार मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन का यहाँ पर आया, जहां पर वेल सपोर्टेड एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिली। व्हाइल द एक्ट प्रोवाइडिंग फंडिंग, द लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी लीड टू अनसर्टेनिटी फॉर नियरली 20 years। तो चीजें तो लिखी थी पर बहुत क्लियरली नहीं लिखी थी, इसलिए किस तरह से उन फंड का यूज किया जाए वो लोग नहीं समझ पाए और प्रॉपरली फंड का यूज नहीं हो पाया अगले 20 साल तक, जब तक कि नेक्स्ट चार्टर एक्ट ना आए जो कि 20 साल बाद आता है। ओके, सो फिर आए लॉर्ड मैक्यूले इन 1830 और फिर उन्होंने आगे काम स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्या काम आगे स्टार्ट किया वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जहां पर हमें मैक्यूलेस माइन्यूट पढ़ना है। ओके, सो आई होप कि ये लिंक आप लोगों की बन गई होगी यूनिट 1 के लिए। ओके, सो चार्टर एक्ट 1813 क्या है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं है ना। टीचिंग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कब बिगिनिंग हुई, स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली, तो 1813 के चार्टर एक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ, चार्टर एक्ट 1813। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट बिगिन हियर, कब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, चार्टर एक्ट से हुआ। ट्रेडिशनल टू साइंटिफिक लर्निंग की तरफ इंडिया कब शिफ्ट होने लगा, चार्टर एक्ट 1813 के बाद। क्लियर, याद रहेगा, ये फैक्ट्स हैं हमारे कुछ जो हमें याद रखने सेशन से इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। सो आई होप कि सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए साथ में। फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।